बॉडीज के पार्ट 2 तक हमने देखा था कि नेपल मुर्दे गैब्रियल के केस के लिए जिंदा गैब्रियल को ही अरेस्ट कर लेती है। इधर 2053 में नेपल प्रोफेसर गैब्रियल को लेकर काइल ग्रुप के हेड ऑफिस में पहुंचती है और गैब्रियल को उसी का इलाज होते हुए दिखाती है। अपने को ऐसी हालत में देखकर गैब्रियल परेशान होता है और तभी घायल गैब्रियल जोरों जोरों से तड़पने लगता है और फिर शांत हो जाता है। तब जिधर सभी सर्जन उसे चेक करते हैं, मशीनें भी उसे मृत घोषित कर देती है। सर्जन उसकी मृत शरीर को पूरा ढक देते हैं। गैब्रियल अपनी ही मौत को खुद देखता है। इधर 1941 में सीनियर इंस्पेक्टर उस छोटी बच्ची से कार की डिग्गी में मिली निवस्त्र लाश के बारे में पूछता है। फोन ऑपरेटर और चार्ली भी बच्ची के पास बैठे होते हैं। सीनियर इंस्पेक्टर बच्ची से जर्मन भाषा में उसका नाम पूछता है। बच्ची कुछ जवाब नहीं देती। फिर बच्ची आयरिश भाषा में चार्ली से कहती है, अपने बॉस और इस लेडी को यहाँ से बाहर भेजो। सीनियर ऑफिसर और फोन ऑपरेटर को आयरिश भाषा समझ नहीं आती। चार्ली अपने ऑफिसर से बच्ची से अकेले में बात करने के लिए कहता है। ऑफिसर साफ मना कर देता है और कहता है, इससे पूछो ये यहाँ क्यों आई है, इसने क्या देखा है। जिधर चार्ली बच्ची से कहता है, ये दोनों कहीं नहीं जा रहे, तुम मुझसे क्या चाहती हो। लड़की कहती है, 10 पाउंड मेरे चुप रहने के लिए, वरना मैं तुम्हारे बॉस को बता दूंगी तुमने लॉन्ग हार्वेस्ट लेन में लाश को डिग्गी में रखा था। चार्ली कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी गर्दन चिकन विंग्स की तरह तोड़ दूंगा। तुम मुझे बाहर मिलो, वही बात करेंगे। फिर चार्ली अपने ऑफिसर को बताता है, ये बच्ची भूखी है और यहाँ बस खाने के लिए आई है। बाहर मिलने पर चार्ली बच्ची को 2 पाउंड देता है। बच्ची नाराज होकर कहती है, 10 पाउंड की बात हुई थी। चार्ली कहता है, तुमने इससे बड़ा नोट आज तक देखा भी नहीं होगा। बच्ची फिर स्टेशन जाने की धमकी देती है कि तभी पास के फोन बोथ की घंटी बजती है। दूसरी तरफ अनजान लेडी चार्ली को इस बच्ची को खत्म करने के लिए कहती है। चार्ली उसे कहता है, वो सिर्फ 11 साल की है। लेडी कहती है, भूल गए तुम खास हो, और फोन कट जाता है। चार्ली बच्ची को अगले दिन इसी जगह पैसे देने के लिए बुलाता है। इधर 1890 में पत्रकार हिलिंग को बताता है, जूनियन हॉकर शेयर बाजार का बहुत बड़ा जानकार है। इसकी माँ आत्माओं से बात करके इसे शेयर बाजार के बारे में बताती है, इसलिए हॉकर तो शहर में अपना प्राइवेट बैंक तक खोलने वाला है। हिलिंग कहता है कि अगर ये कातिल है तो मैं इसे हर हाल में सजा दिलाऊंगा। हर कातिल कुछ न कुछ गलती जरूर करता है, बस मुझे उस गलती का पता लगाना है। तभी दरवाजे पर एक व्यक्ति आकर पत्रकार को एक लिफाफा देकर कहता है, अगर डिटेक्टिव हिलिंग यहाँ है तो उन्हें ये इन्विटेशन दे देना और कह देना कि आज रात मालिक ने उसे बुलाया है। अगले दिन हिलिंग जूनियन से मिलकर आ गया था। वो पत्रकार को बताता है, हॉकर उस लॉन्ग हार्वेस्ट लेन पर जहाँ खड़ा था वहाँ पर जल रही लाइट के बटन पर उंगलियों के निशान मिले हैं। अगर मैं उसके घर से उसकी छुई हुई किसी भी चीज को उठा ला पाता हूँ तो हम उसकी उंगलियों के निशान को मिलाकर साबित कर सकते हैं कि वो उस समय वहीं पर था। इधर सन 2023 में इलाइस अपने वकील के साथ हसन और सीनियर ऑफिसर के साथ स्टेशन में बैठे होते हैं। जिधर वकील हसन को बताता है कि मेरे क्लाइंट ने कबूल कर लिया है कि लॉन्ग हार्वेस्ट लेन वाला मर्डर और वैन में बम लगाकर पुलिस वाले को मारना इसी ने किया है। इधर हसन को विश्वास नहीं होता और वो इलाइस से पूछती है, तो तुमने मेरे घर आकर क्यों कहा था कि मैं बेकसूर हूँ। इलाइस कहता है, वो मैंने झूठ कहा था। ऑफिसर हसन को रूम के बाहर ले जाता है और हसन से कहता है, तुम इस केस को और क्यों उलझा रही हो। हसन कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसे ये दोनों मर्डर कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ऑफिसर कहता है कि हमें बस बम के डेटोनेटर से इसकी उंगलियों के निशानों को मिलाना है और सब पता चल जाएगा। इधर सीन कट होता है 1941 में। चार्ली बच्ची को कार से पैसे देने के बहाने अपने साथ ले जा रहा होता है कि तभी एक कार उनकी कार का पीछा करने लगती है। उससे चार्ली अपना पीछा छुड़ाता है पर बच्ची अपने सामने का ग्लव बॉक्स खोल देती है। बॉक्स में उसे क्लोरोफॉर्म की शीशी मिलती है। वो दरवाजा खोलकर भागने का प्रयास करने ही वाली होती है कि चार्ली उसे पकड़कर बेहोश कर देता है और एक गड्ढा खोदकर बच्ची को उसमें लेटा देता है। फिर अपनी गन निकाल बच्ची पर तान एक गोली चला देता है। 1890 हीलिंग हेड और पत्रकार आपस में मिलते हैं और लॉन्ग हार्वेस्ट लेन में जाकर उस फोटो में दिख रहे शख्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जिस जगह पर वो शख्स फोटो के हिसाब से खड़ा था उस जगह पर देखने पर उन्हें जमीन की मिट्टी पर एक षटकोण के आकार की छड़ी से बना निशान मिलता है, जिससे कि हीलिंग हेड समझ जाता है कि ये एक महंगी छड़ी है और ऐसी महंगी छड़ी शहर में एक ही आदमी अमीरों के लिए बनाता है। दोनों उसके पास जाते हैं। पहले तो वो संडे है ये कहकर उन्हें जाने के लिए कहता है तो हीलिंग हेड उससे हाथ मिलाने को कहता है। जिधर छड़ी मेकर उससे हाथ मिलाता है, हीलिंग हेड उसकी कलाई में अपनी एक उंगली फिराता है तो छड़ी मेकर उसे छड़ी वाले का एड्रेस अपने रिकॉर्ड बुक में दिखा देता है। उस एड्रेस पर पहुंचकर वो छड़ी वाले व्यक्ति का बाहर आने का इंतजार करते हैं। पत्रकार हीलिंग से कहता है कि तुमने हाथ मिलाया और वो तुम्हारी बात मानने लगा, वो तुम्हें जानता था क्या। हीलिंग कहता है, नहीं, बस मुझे लोगों से हाथ मिलाने का बहुत अच्छा तजुर्बा हो गया है। पत्रकार कहता है, तो मुझे भी हाथ मिलाना सिखा दो, मेरे भी ये बहुत काम आएगा। मगर हीलिंग हेड साफ मना कर देता है। तभी कुछ लोग और छड़ी वाला व्यक्ति उस घर से बाहर आते हैं। पत्रकार उसे तुरंत से पहचान लेता है और हीलिंग को बताता है, यही शहर का सबसे अमीर व्यक्ति है, यह है सर जूलियन हाकर। और तभी हाकर भी इन दोनों को देखता है और सर हिलाकर हीलिंग को हेलो का इशारा करता है। वहीं
2023 में सीनियर ऑफिसर सभी पुलिस वालों से रिक के कातिल इलाइस को पकड़कर सजा दिलाने के लिए कहता है। हसन भी ऑफिसर को बताती है इलाइस की माँ ने मेरे बेटे का भी नाम लिया था और कहा था उसे भी कुर्बान होना है। ऑफिसर कहता है कि 2 पुलिस वाले 24 घंटे तुम्हारे घर पर रहेंगे, तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर इलाइस को पकड़ लेंगे। उसी रात को हसन अपने बेटे के साथ लेटी होती है और उसे कुछ आवाजें नीचे से सुनाई देती हैं। जब वो नीचे जाती है तो अचानक से इलाइस उसके सामने होता है और दोनों हाथ आगे करके हसन से कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुन लो। मगर हसन घबराकर उसे नीचे पटक देती है और दोनों पुलिस वाले उसे हथकड़ी पहनाकर स्टेशन ले जाते हैं। इधर 2023 में हसन अपने शक को, जो कि उसे लग रहा था कि इलाइस दबाव में है, हत्या का जुर्म कबूल कर रहा है, तो वो रूम में फिर जाकर इलाइस से कहती है अगर तुम्हें अपना वकील पसंद नहीं है तो हम उसे बदल सकते हैं। इस पर वकील चौंकता है। सीनियर ऑफिसर इलाइस से कहता है वकील बदलने का कोई कारण बताना होगा और इलाइस तुरंत कहता है मुझे यह वकील ठीक नहीं लग रहा और वकील को जाना पड़ता है। इलाइस तुरंत सामने पड़े कबूलनामे को फाड़ देता है। ऑफिसर कहता है बढ़िया चाल चली। यहाँ इलाइस ऑफिसर को बाहर जाने के लिए कहता है कि मैं हसन से बात करना चाहता हूँ। इलाइस अपने माँ बाप के बारे में कहता है वो बहुत कुछ जानते हैं, उन्होंने कहा कि तुम मेरी जिंदगी बदल दोगी। हसन कहती है इसलिए तुम मेरे बेटे को मारने आए थे। इलाइस कहता है कि ये उनकी हरकत थी, मेरी नहीं। तो तुम्हारे दोस्त शाहिद ताहिर ने अपनी जान क्यों ली जबकि वो मुझसे बात कर सकता था, तुम भी कर सकते हो, आखिर तुम इतना डर क्यों रहे हो, ये हसन कहती है। इधर 1890 में हीलिंग जूलियन हाकर के घर जाता है। वहाँ हाकर सीधे हीलिंग से पूछता है तुम मेरे पर उस कत्ल का शक तो नहीं कर रहे। हीलिंग कहता है अच्छा है तुम सीधे मुद्दे पर आ गए, इस बारे में बात कर लें। जिधर हाकर हीलिंग को अपनी माँ से मिलवाता है और हीलिंग को एक जाम पीने के लिए देकर खुद दूसरे मेहमानों से मिलने चले जाता है। वहीं हाकर की माँ अपने 2-3 साथियों के साथ आत्माओं से बात करने लगती है और हीलिंग से कहती है पूछो तुम्हें क्या पूछना है। हीलिंग कुछ नशे में होकर लाश की और अनजान व्यक्ति की छवि वाली तस्वीर दिखाकर कहता है क्या आत्मा इस लाश का नाम, पता और ये अनजान शख्स क्या तुम्हारा बेटा है ये बता सकती है। कि तभी आत्मा हाकर की माँ के हाथों से एक पेज पर डिफोय नाम लिखवाती है। पर ये तो सच ही था। हम जानते हैं 2053 में नेपल के भाई ने नेपल को इसका नाम गैब्रियल डिफोय ही बताया था। हीलिंग फिर उस अनजान शख्स के बारे में पूछता है क्या ये शख्स जूलियन हाकर है और आत्मा से जवाब मिलता है नहीं। कि इतने में हीलिंग को चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाता है। हाकर और उसके साथ कुछ और लोग आकर उसे उठाकर उसके कपड़े उतार देते हैं और एक दूसरे निवस्त्र आदमी के साथ लेटा देते हैं और सभी कहते हैं तुम्हें बताया था कि तुम बहुत खास हो। फिर से 2023 में इन्वेस्टिगेशन रूम को दिखाया जाता है। हसन और इलाइस टेबल के नीचे छुपकर बातें करने लगते हैं। इलाइस बताता है वो कत्ल शाहिद और मैंने नहीं किया, मेरे माँ बाप जो बने हैं उन्होंने कहा था ये लाश पहले भी आई थी, वही लाश वही जगह और ये आगे भी आएगी। उन दोनों ने मुझे और शाहिद को लाश देखने भेजा था। बहुत से लोग मरेंगे मेरी वजह से, कुछ 100 नहीं बल्कि लाखों। उन दोनों ने मुझे कहा कि आप ही हैं जो मुझे मजबूर करेंगी उस बम को फोड़ने के लिए। इधर हसन का ऑफिसर इलाइस को रिमांड पर भेजने के लिए कहता है और उसकी माँ और इलाइस पर लॉन्ग हार्वेस्ट लेन वाले मर्डर और रिक को बम से उड़ाने के लिए कैद में रखने की बात कहता है। मगर वो इलाइस के पिता को छोड़कर उस पर नजर रखने के लिए हसन से कहता है। हसन इस पर नाराज होकर कहती है वो बच्चा घुट घुट कर जी रहा है और तुम उसके बाप को छोड़ने की बात कर रहे हो। ऑफिसर हसन को घर जाकर आराम करने के लिए कहता है। इधर 1941 में चार्ली के पास उस अनजान लेडी का फोन आता है। जिधर चार्ली बच्ची का काम खत्म होने की बात कहता है। लेडी इसका सबूत मांगने लगती है। चार्ली काफी गुस्से में कहता है क्या चाहती हो, जाओ और खुद खोद लो और देख लो बच्ची की लाश, हिसाब खत्म। ये कहकर चार्ली उसका फोन काटता है कि तभी चार्ली के उस रूम में उस बच्ची को होश आते हुए दिखाते हैं। इधर चार्ली कहता है शुक्र है तुम्हें होश आ गया। बच्ची उसे देखकर घबरा जाती है। चार्ली कहता है घबराओ मत, तुम मेरे पास हो और तुम्हारा सारा पैसा वो रखा और मुझे धमकाना चाहती हो तो धमका सकती हो, पर उस समय हमारा पीछा किया जा रहा था। ये बात बताता है। मगर लड़की पास में ही पड़ी चार्ली की गन देख लेती है और उसे उठाकर गोली चला देती है, पर उसमें गोली नहीं होती। तो बच्ची बाहर भागने की कोशिश करती है मगर चार्ली फिर से उसे पकड़कर मुंह बंद कर देता है और बच्ची को समझाता है तुम्हें मारने के लिए कहा था, इसलिए तुम्हें छुप कर रहना है, वो हम पर नजर रख रहे हैं तो इसलिए तुम कोई आवाज मत करो। इधर 1890 में हीलिंग हेड को एक कब्रिस्तान में होश आता दिखाते हैं। वो पत्रकार के घर पहुंचता है। अभी भी हीलिंग हेड को नशा छाया हुआ था। वो पत्रकार को बताता है मैंने हाकर की उंगलियों के निशान ले लिए थे पर उन्होंने उसे भी मुझसे ले लिया, सब मिले हुए हैं। पत्रकार उसके पूरी तरह होश में न होने की वजह से उसे अपने घर में ही सुला देता है और हमें पता चलता है हीलिंग हेड में भी गे होने के सारे लक्षण हैं। एक पारिवारिक आदमी होने के बाद भी हीलिंग हेड अंदर से पूरी तरह गे है। 2053 में नेपल को काइल ग्रुप का हेड अपने ऑफिस में बुलाता है और प्रोफेसर के बारे में पूछता है। नेपल बताती है वो अपने सामने खुद को ही मरता देख काफी दुखी है। मैनिक्स कहता है ये काम शायद चैपल ग्रुप का है। अगर ये टेरर ग्रुप किसी को भी भूत व भविष्य काल में भेज सकते हैं तो ये हमारी दुनिया को आसानी से खत्म कर देंगे। नेपल पूछता
पूछती है पर ये तो नामुमकिन है। मैनिक्स कहता है शायद तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है, तुम बस चैपल ग्रुप का पता लगाओ। इधर मैनिक्स भी नेपल से कहता है कि तुम बहुत खास हो। सीन दोबारा कट होता है 2023 में। हसन भी स्टेशन के बाहर खड़ी होकर इलाइस को जेल जाते देख रही होती है और फिर वो भी कहीं जाने लगती है। हीलिंग हेड और हसन अपने अपने टाइम जोन में लॉन्ग हार्वेस्ट लेन में पहुंचते हैं। इधर हीलिंग हेड अपना चाकू निकालकर दीवार के कोने के एक ईंट पर वैसा ही निशान बना देता है जैसा यहाँ मिली लाश के हाथ में बना था और इस ईंट के नीचे वाली ईंट पर अपना नाम लिख देता है। हीलिंग हेड अपने टाइम जोन में हसन इस निशान और हीलिंग हेड के नाम को देख लेती है और हसन का चौंका हुआ चेहरा इस एपिसोड का आखिरी सीन होता है। इसी के साथ बॉडीज पार्ट 3 खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।